हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज अपने चैनल दिमाग वाला पर CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जनरल अवेयरनेस देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपके टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके दोनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। और ये आपके CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 के लिए है। तो इसको आप एज अ मैराथन भी समझ सकते हैं। और आपका 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए। बाकी इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, दिमाग वाला 02, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इसका कोल सेक्टर के बारे पर है, ठीक है। वो दिया है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड CIL हैज़ इनकॉर्पोरेट इन विच ईयर एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर लोकेटेड, ठीक है। मतलब आपका कोल इंडिया लिमिटेड जो CIL है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन दिया 1 नवंबर 2095 और मुख्यालय कोलकाता। अगला दिया 26 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली। दिया 15 अगस्त 1972 रांची, या 1 अप्रैल 1950 धनबाद, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, जो आपका CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, ये आपका फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1975 को ये हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इसका हमारा कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, WB, ठीक है। ये हमारे इसके बारे में मेन हुआ। देखिए, इससे पहले ये जब शुरुआती में हमारे पास कुकिंग कॉयल आपका नेशनलाइज हुआ 1971 में। देन आपके यहाँ पर नॉन कुकिंग नेशनलाइज हुआ आपका 1973 में। तो इन दोनों का मिला के हमने राष्ट्रीयकरण करा, तब आपका 1 नवंबर 1975 को आपका इसका कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। और इसका जो आपका यहाँ पर हेडक्वार्टर बना वो आपका यहाँ पर कोलकाता में वेस्ट बंगाल पर बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी CIL जो है ये किसके अंदर वर्क करता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर वर्क करता है, ठीक है। कोयला मंत्रालय के अंदर वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले के मैंने 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि CIL के एग्जाम है तो CIL के बारे में पूछता भी है, आप PYQ भी देखेगा तो वहां पर इसने CIL के बारे में पूछा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोल के ऊपर ही है। दिया है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड होल्ड्स विच PSU स्टेटस एंड हाउ मैनी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी कंपनीज डस इट हैव। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड का कौन सा PSU का दर्जा प्राप्त है और कितनी कोयला उत्पादन सहायक कंपनियां हैं, ठीक है। हमें ये बताना है। पहला दिया है नवरत्न का स्टेटस मिला है और ये आपके 5 सब्सिडरीज है। सेकंड है महारत्न का मिला है, 7 आपकी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है और एक आपकी CMPDIL है, ठीक है। अगला दिया है आपके मिनी रत्न है, 3 सब्सिडरी है। और चौथा दिया है आपके महारत्न, इसके 10 सब्सिडरी है। तो देखिए, अगर आपको उसके बारे में पता है तो हमारा जो CIL है हमारा महारत्न, ठीक है। हमारी महारत्न कंपनी और इसके अंदर टोटल इसकी 7 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है और एक इसके यहाँ पर प्लानिंग सब्सिडरी है, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी बता भी देता हूँ, जो CIL है, CIL की वैसे हमारे पास 7 ऐसी कोयले वाली आपकी सब्सिडरी है जो आपकी कोयला प्रोड्यूस करती है। अगर उसके नाम आपको पता होंगे, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ECL, ठीक है। आपका BCCL, भारतीय कोल लिमिटेड। देन आपका CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। देन आपका NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आपका WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। आपका SCCL, साउथ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और आपका MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। ये आपके 7 हो गए। इसके अलावा जो हमारे पास एक है वो उसका नाम है आपका, जो यहाँ पर लिखा है CMPDIL, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आपका सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसका आपका हेडक्वार्टर है आपका रांची पर, ठीक है, रांची। ये आपका इसका फुल फॉर्म दोबारा याद कर लीजिए, सेंट्रल माइन, ये P और D का है, प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी इसकी आपकी सब्सिडरी है। बाकी एक हमारी कौन सी कंपनी, एक उसको महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त है, ठीक है। आंसर नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका, हु इज द करंट CMD, मतलब आपका चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। मतलब CIL के हमारे अभी CMD कौन, इनका नाम बताना है। पहला दिया आपका PM प्रसाद है। सेकंड दिया आपका सरोज कुमार झा है। थर्ड दिया आपका B साई राम है। फोर्थ दिया आपका प्रमोद अग्रवाल है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका B साई राम, ठीक है। ये जो आपके बने हैं, ये आपके कब बने, ये आपके बने 15
दिसंबर 2015 को इन्होंने सीएमडी का, नहीं 2025, 15 जो कह रहा हूँ, 2025 को इन्होंने सीएमडी का कार्यभार संभाला। जो इससे पहले थे, इससे पहले थे हमारे पीएम प्रसाद, जो इनसे पहले थे, इनसे पहले हमारे थे पीएम प्रसाद। ठीक है, बाकी जो आपके जो ये हैं, इन्होंने अपनी जो आपका ग्रेजुएट हुए हैं, ये आपके एनआईटी रायपुर से हुए माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किसके अंदर ग्रेजुएट हुए हैं करके। बाकी आपका ये हर बार आपको पूछता है कि इनके जो सीएमडी है उसको आपको अपॉइंट कौन करता है। तो कोल इंडिया के सीएमडी अपॉइंट कौन करता है ये पूछता है। अपॉइंट हमारी करती है आपकी कोयला मिनिस्ट्री, मतलब आपको ये आपको क्या करेगा, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आंसर है आपका बी साईराम। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे आपके पीएम प्रसाद। अगला देखते हैं। तो देखिए फिलहाल जो मैंने अभी पहले के 5-6 क्वेश्चन लिए ये आपके इसी के ऊपर है, कोल सेक्टर के ऊपर। इसके बाद हमारे जो रियल के आपके जीके जीएस के आते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया है आपका द शक्ति पॉलिसी। ठीक है, SHAKTI, शक्ति पॉलिसी एसोसिएटेड विद द कोल सेक्टर इन इंडिया प्राइमरी डील्स विद, जो आपका यहाँ पर भारत में कोयला क्षेत्र से जुड़ी जो शक्ति नीति है के नीति मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है। पहला दिया ट्रांसपोर्ट अलॉटमेंट ऑफ कोल लिंकेज टू पावर प्लांट। सेकेंड दिया है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ माइन वर्कर्स। जस्ट अ मिनट। अगला दिया है आपका कोल एक्सपोर्ट सब्सिडरी स्कीम। और फोर्थ दिया है आपका रेन्यूएबल एनर्जी स्टाफ टैक्सेशन। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर शक्ति का फुल फॉर्म बताता हूँ। जो SHAKTI, इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्कीम ऑफ, लिख भी देता हूँ अगर पूछे तो, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला, KOYLA, कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है शक्ति का। तो नाम से ही समझ जाओ, इसका अगर आपको फुल फॉर्म पता है क्या लिखा है, स्कीम ऑफ हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपोर्टिंग इन इंडिया। ठीक है, मतलब कोयले के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसी में दिया है पर ट्रांसपोर्ट अलॉटमेंट ऑफ कोल लिंकेज टू पावर प्लांट। ठीक है, मतलब यहाँ पर पावर प्लांट पे जो हमारे कोयला जाता है उसके लिंकेज के लिए हमारी ये पॉलिसी बनाई गई जिसको हम बोलेंगे शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगर ये पूछा जाए तो कब ये आपको स्टार्ट की गई, ये आपके 2017 में पॉलिसी हमारी लाई गई। ठीक है, 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका विच इंडियन स्टेट होल्ड द लार्जेस्ट कोल रिजर्व एंड इज द टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट। और जो आपका टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ में है ये आपका अभी फिलहाल में आपका सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है आपके भारत को। और कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है SCCL सब्सिडरी जो कोल इंडिया की है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, इस सब्सिडरी में ये पड़ता है। ठीक है, जबकि आप वैसे देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा कोयला जो है, सबसे ज़्यादा कोयले के जो आपके खाने हैं वो कहाँ पर है, वो हमारे आपकी झारखंड में। लेकिन जो आपका जो कोयला निकलता है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है, लिखा ना कोल प्रोड्यूस स्टेट, तो वो है आपका छत्तीसगढ़। प्रोड्यूस आपका छत्तीसगढ़ करेगा लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है आपका झारखंड में। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये भी एक आपका फैक्चुअल आपका फैक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये थोड़े करंट के बारे में है। तो दिया है आपका द नोबेल प्राइज 2025 was awarded to Maria Corina Machado for हर वर्क रिलेटेड टू। जो आपका नोबेल शांति पुरस्कार जो 2025 को मारिया कोरिना मचाडे को किस कार्य के लिए मिला था। पहला दिया आपका प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट इन वेनेजुला। सेकंड दिया आपका क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म इन लैटिन अमेरिका। थर्ड दिया आपका पीस नेगोशिएशन इन मिडिल ईस्ट। और आपका फोर्थ दिया आपका रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन इन यूरोप। अगर आपने ये करंट अफेयर पढ़ा होगा तो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इन्होंने आपके जो वेनेजुला थे उसमें आपको यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट के बारे में बताया था। आंसर नंबर ए।
ठीक है। इन जो 2025 का हमारा शांति का नोबेल पुरस्कार था, ठीक है, ये आपके जो वो वेनेजुला की जो आपकी अपोजिट पार्टी की नेता थी, ये इनका नाम है आपका मारिया कोरिना मचाडे, ठीक है। इनको आपको दिया गया था 2025 का, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ इस पेज में। देखिए, बाकी जो हमारा इकोनॉमिक्स का था ये भी आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का किसको मिला था, ई को लिखता हूँ। जो हमारा इकोनॉमिक्स का मिला था, ये आपको मिला था आपका जोल मोकेर को, और साथ साथ मिला था आपका फिलिपी एगियोन को, ठीक है। ये इनके नाम है, थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो नोबेल पुरस्कार हमने जो देना स्टार्ट करा, वो आपका जो मतलब ये लोग देते हैं नोबेल प्राइज, जो आपका स्टार्ट हुआ ये आपका 1901 से आपका स्टार्ट हुआ देना। पहले आपका 5 ही कैटेगरी में वो देते थे इसको, देन यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड करी। बाद में हमारे यहाँ पर पहले 5 कैटेगरी थी, देन हमने एक कैटेगरी और ऐड करी। वो एक कैटेगरी यही है आपकी, वो है आपकी इकोनॉमिक्स। तो यही मैंने आपको दोबारा बताया, इकोनॉमिक्स ये कैटेगरी इन्होंने बाद में ऐड करी। कब ऐड करी, 1968, और 1969 से हमको ये देना स्टार्ट कर दिया। तो टोटल अभी आपकी 6 कैटेगरी में हमारे यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका द 2026 विंटर ओलंपिक, जो आपका मिलाओ कोर्टिना 2026 आर बीइंग होस्टेड इन विच कंट्री। तो ये आपके जो आपके हुए थे, तो ये किस कंट्री ने होस्ट किए थे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपका, पहला फ्रांस ने करे थे, सेकंड करा है कि स्विट्जरलैंड ने करे थे, थर्ड इटली, या फिर फोर्थ ऑस्ट्रिया। तो अगर आपको पता होगा तो ये आपका इटली ने आपको यहाँ पर होस्ट किया था। जो आपको 2026 आपके विंटर ओलंपिक थे, इसका होस्ट जो आपका देश था वो था आपका इटली, ठीक है। इटली हमारा इसका होस्ट देश था। बाकी उस इटली में जिस जगह हुए थे उसका नाम ये है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके कब हुए थे, ये आपके इसी साल 6 से लेकर आपका 12 फरवरी में हुए थे। 6 से लेकर 12 फरवरी 2026 को ये हमारे हुए थे। इसको हम लोग यहाँ पर विंटर ओलंपिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जो आपके नेक्स्ट होने वाले हैं, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक, वो कब होंगे, 4 साल बाद होते हैं। तो वो होंगे आपके OLYMPIC ओलंपिक हमारे होंगे 2030 में। और 2030 में हमारे कहाँ होने वाले हैं, ये हमारे 2030 में होने वाले हैं आपके फ्रांस में, ठीक है। ये हमारे फ्रांस में होने वाले, जो आपका ऑप्शन 1 है। 2030 की बात पूछे, अगले आने वाले कब होने वाले, वो आपका फ्रांस में होने वाले, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया है द पद्म अवार्ड 2026 अनाउंस ऑन द इवनिंग, मतलब इवनिंग ऑन द 77th रिपब्लिक डे। जो इस बार का 77वां आपका गणतंत्र दिवस था। ऑनर्ड हाउ मैनी टोटल रेसिपेंट्स, मतलब 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्मश्री पुरस्कार 2000 पद्म पुरस्कार, देखिए पद्मश्री लिखा है, खाली पद्म पुरस्कार दिखा है। पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पहला है 121, 131, 141 या 151। तो देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कौन सा उसमें नेगेटिव मार्केंगे, तुक्का मारेंगे। जो बीच वाला है देखो 131 में हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाते हैं, और ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पद्म अवार्ड होते हैं, अगर आपको पता होगा, पद्म अवार्ड कहते हैं हम। ये आपके यहाँ पर आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक हमारे होते हैं पद्म भूषण, जो टॉप से दिखाता हूँ, वो होते हैं आपके पद्म विभूषण, देन होते हैं आपका पद्म भूषण, और होता है आपका पद्मश्री। तो ये आपके 3 टाइप के कैटेगरी है इसमें, PADAM पद्मश्री, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर 3 टाइप की कैटेगरी है। तो पद्म विभूषण हमारे 5 लोगों को दिया गया था। जो आपका पद्म भूषण था ये 13 लोगों को दिया था, और पद्मश्री आपके 113 लोगों को दिया था। तो टोटल आप सम कीजिएगा तो आंसर आएगा इसका 131, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका खाली आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब आपका डेटाबेस। तो आपको अगर पूछे तो पता होना चाहिए आपके टोटल 131 यहाँ पर आपके पद्म अवार्ड बांटे गए थे। और पद्म अवार्ड 3 टाइप के होते हैं, आपके पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ठीक है। अगला देखते हैं, ये जनरल साइंस में आपका इनोवेशन के ऊपर दिया आपका द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय। तो टेलीफोन की खोज किसने की थी। पहला दिया आपका थॉमस एडिसन,
सेकंड दिया आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थर्ड दिया आपका निकोला टेस्ला और फोर्थ दिया आपका गैलीलियो मार्कोनी। तो अगर आपको पता है तो हमारे टेलीफोन की खोज किसने करी थी, वो करी थी आपकी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हमारी टेलीफोन की खोज करी थी और इन्होंने कब करी थी आपकी 1876 में इन्होंने टेलीफोन की खोज करी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी जो आपके थॉमस एडिसन इन्होंने क्या करा था आपके यहाँ पर, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी थी। इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर इनका ही मामला है, इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर, जिसमें आपको जो कार्बन फिलामेंट लैंप था, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हो तो आपको पता होना चाहिए कार्बन फिलामेंट लैंप इन्हीं की देन है। बाकी निकोला टेस्ला, आपको क्या है टेस्ला जो मोटर्स इन्हीं के नाम पर है टेस्ला, इन्होंने आपकी एसी के बारे में यहाँ पर बात करी थी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इन्हीं की है। बाकी गैलीलियो वो मार्कोनी ने क्या बताया था, इन्होंने यहाँ पर रेडियो की खोज करी थी। ठीक है, मतलब इनको कहेंगे कि वायरलेस रेडियो में वायरलेस हुआ, वायरलेस टेलीग्राफी। ठीक है, तो ये इन चारों के बारे में हो गया। अगला देखते हैं, ये है आपका पेनिसिलिन, द फर्स्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब जो आपका पहली व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए बहुत आपका फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम का, और करीबन हर एग्जाम में एक ना एक शिफ्ट में आता ही है। देखिए पहला दिया आपका लुइस पास्च्योर ने, सेकंड दिया आपका रॉबर्ट कॉच ने, थर्ड दिया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और आपका फोर्थ दिया आपका एडवर्ड जेनर ने। तो देखिए अगर आपको इसका पता होगा, बहुत फेमस है, तो इसकी आपकी खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, और इन्होंने आपकी खोज कब करी थी इसकी 1928 में, 1928 में इन्होंने इसकी आपकी खोज करी गई थी। ठीक है, बाकी इसके लिए आपको 1975 में आपको इनको नोबल भी मिला था, 1945 में इनको नोबल भी दिया गया था इसकी खोज करने पर। ठीक है, बाकी जो बाकी लोग हैं इनके बारे में भी आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो ये आपके लुइस पास्चर, इन्होंने यहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन का जो वो था इन्होंने बनाई थी। ठीक है, रेबीज़ वैक्सीन, जो कुत्ते वगैरह काटते हैं ना उस टाइम जो वैक्सीन लगाते हैं, वो इसको बोलते हैं आपको रेबीज़ की वैक्सीन। जो यहाँ पर एडवर्ड जेनियर है, इन्होंने आपकी पहली वैक्सीन, मतलब फर्स्ट वैक्सीन इन वर्ल्ड, पहली वैक्सीन करता हूँ, पहली वैक्सीन इन्होंने यहाँ पर बनाई थी। और किसकी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन बनाई थी। और किस टाइम बनाई थी, अब आप देखिए जब इंडिया में यहाँ पर आपकी लड़ाई चल रही थी उस टाइम बनाई थी 1796। ठीक है, उस टाइम इन्होंने यहाँ पर एक वैक्सीन बना के रख दी ठहरी। ठीक है, बाकी जो यहाँ पर रॉबर्ट कच है, ये इन्होंने क्या करा था, इन्होंने यहाँ पर आपके जो हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया है उनके बारे में पहचान करी थी। ठीक है, हैजा वाले जो बैक्टीरिया है उनकी पहचान करी थी, हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी इन्होंने आपकी पहचान की थी कि कौन से आपके ये हैजा फैलाते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी 1928 में, जिसके बाद इनको 1947 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया मेडिसिन के आपके कैटेगरी में। ठीक है, अगला देखते हैं, दिया आपका द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वाज इन्वर्टेड बाई। ठीक है, ये किसने इसका आविष्कार किया था, स्टीव जॉब्स, इन्होंने तो एप्पल का किया था, आईफोन वगैरह जिनके पास है वो जानते होंगे एप्पल के हैं। बिल गेट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट। आपके टिम बर्नर्ड ली, यही आंसर है आपका, आंसर नंबर सी, टिम बर्नर्ड ली ने आपका यहाँ पर आपका इसकी आपका WWW का इन्होंने यहाँ पर आविष्कार किया था। ठीक है, इन्होंने कब किया था आपका 1989 पर आपका इन्होंने इसकी आपकी खोज करी थी। ठीक है, जब भी जैसे हमारा जो भी HTML या URL होते हैं, ये सभी आपके इंटरनेट आपके ब्राउज के उसमें आपका आविष्कार करते हैं। तो यहाँ पर WWW जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जो ब्राउजिंग वाला पार्ट है ये इन्होंने करा था। ठीक है, लेकिन जो आपके चौथा वाला नाम दिया आपका विंड कर्व, इन्होंने बस इनके जो साथी थे आपके बॉब, इन्होंने मिलके आपको यहाँ पर इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ द इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ द इंटरनेट के फादर हम लोग इनको बोलते हैं। ये तो आपके वर्ल्ड वाइड वेब जिन्होंने आपके वेब बनाया था इनको बोलते हैं, लेकिन इंटरनेट और फादर ऑफ इंटरनेट हम इनको बोलते हैं आपका विनेट और आपका बॉब को। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने आपका IP और आपका TCP यहाँ पर बनाया था। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह इन्होंने बनाया था, इसलिए हम इसको यहाँ पर ये बोलते हैं। ठीक है, आपको फादर ऑफ
इंटरनेट, INTERNET। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इंडियन पॉलिटी से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली कंटेंट हाउ मैनी आर्टिकल एंड शेड्यूल। मतलब जब आपका जो आपका भारतीय संविधान है, मतलब विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान, ठीक है, ये इसने कह दिया सबसे लंबा लिखित संविधान आपका भारतीय संविधान है। मूल रूप से जब आपका स्टार्टिंग में बना तो उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी, मतलब स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल थे और यहाँ पर कितने आपके कितने शेड्यूल्स थे, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया COI शॉर्ट में, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये आपका यहाँ पर हमने एडॉप्ट कब करा था, ये हमने एडॉप्ट करा था आपका 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट करा था। और ये आपका कैसे बोलेंगे उसको, लागू कब हुआ गया, लागू या फिर इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट सही लग रहा वर्ड, इन्फोर्समेंट कब किया गया, ये इन्फोर्समेंट किया गया आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, उस टाइम पर जब हमारा इन्फोर्स किया गया तब उस टाइम पर हाँ हमारे पास यहाँ पर 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, और उसके साथ साथ ही हमारे पास यहाँ पर 22 पार्ट्स थे और हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, बाकी इसमें आपके पार्ट्स के बारे में नहीं पूछा होता तो 22 होते, लेकिन अभी फिलहाल मतलब जो अभी वाला क्वेश्चन ने पूछा है उसका आंसर हो जाएगा आपका 395 आर्टिकल। आर्टिकल नंबर ए देखिए, पार्ट यहाँ पर दिया, पार्ट इसने 22 दिया, लेकिन क्या पूछा है, शेड्यूल पूछा है, तो ये अलग नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए। ठीक है, 8th शेड्यूल, आपके उस टाइम 8 शेड्यूल थे। ठीक है, लेकिन अभी जो आप करंट की बात करो, बता देता हूँ आपको, करंट जो हमारे अभी चल रहा है करंटली, यहाँ पर हमारे पास 448 आर्टिकल है, 448 आर्टिकल्स, और साथ साथ अभी हमारे पास पहले 22 पार्ट थे, अब हमारे पास 25 पार्ट हो गए, पार्ट भी इनक्रीज हो गए, और साथ से साथ जो शेड्यूल थी, शेड्यूल भी यहाँ पर हमारे पास पहले यहाँ पर 8 थी, अब हमारे पास 12 शेड्यूल है। ठीक है, बाकी इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। जो यहाँ पर हमारे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब बनाते हैं, जब हमने ये अडॉप्ट करा, हमने करा था इसको 26 नवंबर को अडॉप्ट करा था, इसलिए हम 26 नवंबर को हम लोग यहाँ पर संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशनल डे हम लोग यहाँ पर हर साल आपका मनाते हैं। बाकी जब से हमने लागू करा वो करा था हमने 26 जनवरी से, हम लोग उस दिन से क्या मनाते हैं, आपका गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपके भारतीय संविधान में किस आपके अमेंडमेंट एक्ट से आपको यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आपका जोड़ा गया, जो आपका यहाँ पर लिखता हूँ अगले पेज में, चलो ऊपर लिख देते हैं, काफ़ी जगह यही लिखते हैं। जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1976, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या करा हमने इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो FDs हैं ये हमने यहाँ पर ऐड करी। ठीक है, जो FD है फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारी शुरुआत में कितनी थी, हमारी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 10 ड्यूटी ऐड करी। ठीक है, अभी करंटली हमने यहाँ पर 11 कर दिए, जो हमारी 11th होगी हमारी टोटल, आपकी 10+1 करता हूँ, 10+1 होगी यहाँ पर। जो आपकी एक एक्ट है वो हमने यहाँ पर 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो ये वाला 4th ऑप्शन दिया है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से यहाँ पर हमने ऐड करी। ठीक है, इसमें क्या है आपका राइट टू एजुकेशन, RTE, मतलब RT मत समझना, राइट टू एजुकेशन को लिखता हूँ, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करा, कहाँ तक का, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और प्रारंभिक शिक्षा, इसमें यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड करा है। बाकी जो आपके यहाँ पर से ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है,
जो फंडामेंटल ड्यूटीज चाहिए एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कहाँ पर है, ये आपके हैं आपके आर्टिकल 51A में, ठीक है, आर्टिकल 51A में है। और पार्ट क्या है हमारा, पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A है और आपका आर्टिकल 51A के अंदर हमारी ये है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। इसके अलावा जो आपका इसी के बारे में बता रहा हूँ, जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पर हमने और क्या क्या चीज़ करी ऐड, हमने जो आपका प्रियम्बल है, जो आपके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें हमने आपको यहाँ पर 3 वर्ड ऐड करे। बहुत बार पूछता है कि हमने किसके थ्रू 3 वर्ड ऐड करें, वो आपका सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट स्पेलिंग देख लेना भाइयों, सोशलिस्ट क्या होती है, SOCI होगी, सोशलिस्ट और आपका इंटीग्रिटी। ये यहाँ पर ये 3 वर्ड हमने ऐड करें इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू, 3 वर्ड हमने ऐड करें। तो है आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका 1976। जो आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 है, इसमें क्या करा हमने, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर से फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाकी जो आपका 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 है, इसमें जो एज देने की उम्र थी वो आपका, मतलब सॉरी, वोट देने की उम्र थी वो आपके 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया आपका द एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए राहुल चड्डा वाला की बात आ गई। एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया इज कंटेन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आपका भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। जैसे आपका कोई अगर एक पार्टी में उसको यहाँ अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरी पार्टी में चले जाए किसी पोस्ट में होने के बाद, तो इसके लिए हमारी एक सरकार ने कानून लाया, मतलब एक पार्लियामेंट ने कानून पास करा जिसको बोलते हैं हमको एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर इसके थ्रू अगर एक आदमी जैसे यहाँ पर है, अगर वो यहाँ से छोड़ के दूसरी वाली पार्टी में चले जाए, ठीक है, मतलब कब, अपने प्रॉफिट के लिए चले जाए, अगर वो पता चले कि वो प्रॉफिट के लिए गया है तो उसका यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो जाएगी विधायक बना, ठीक है, मतलब जो भी आपका विधायक है संसद है। लेकिन राहुल चड्डा बहुत समझदार हैं, उन्होंने करा क्या, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है उसमें आपका यहाँ पर उनका उतना वो नहीं चल रहा था, उनकी बातें सुनी नहीं गई, तो उन्होंने कहा पहले उन्होंने छोड़ी पार्टी, देन उन्होंने आपका बीजेपी ज्वाइन करी। देखिए बीजेपी ज्वाइन करने में करा क्या उन्होंने कहा अगर मैं सिंगल आऊँगा तो मेरा ये आपका वो लगेगा लॉ, इसके थ्रू मुझे यहाँ पर पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने टोटल वहाँ पर आम आदमी पार्टी के थे आपके संसद में 8 लोग, ठीक है, 8 का उन्होंने 2/3, मतलब यहाँ पर उन्होंने 6 लोगों को अपने साथ, अकेले नहीं करे, 6 लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले गए, जो आपकी बीजेपी में चले गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने सिंगल नहीं कर रहे थे, 2/3 बहुमत के साथ गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर हम लोग जब भी 2/3 होता है तो हम इसको आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आता। तो इसने ये जो लीक था वो हमारे आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक लूप है, उसको इन्होंने यहाँ पर अच्छे से अपनाया और अपने को पार्टी को चेंज कर दिया, ठीक है। यही ये लोग करते हैं। जैसे आपके नीतीश जो हैं वो आपके जो बिहार के सीएम थे इससे पहले, वो भी ऐसी करते थे, ठीक है, तो वो आपको पता है उनको कैसे करते हैं करके, ठीक है। तो देखिए वो किसके अंदर आता है, ये आपके 10th शेड्यूल के अंदर आता है, आंसर नंबर बी, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये आपका यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हमारा आया, जो आपका 1985 में हमने यहाँ पर पास किया, ठीक है, हमारी सरकार ने आपका पास किया। और यहाँ पर क्या है, ये आपका शेड्यूल 10 में, जिसमें आपको अगर यहाँ पर पता चले कोई भी आपका विधायक है या फिर संसद है अपनी अगर राजनीतिक पार्टी में अगर वो आपका दल बदल करता है तो उसको वहाँ पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। जैसे उसकी यहाँ पर जो विधायक बना है उसको वो मतलब विधायक जो है उसको रद्द किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ये आपका 10th शेड्यूल। बाकी 8th शेड्यूल क्या है, 8th शेड्यूल हमारा लैंग्वेज के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर है हमारा। 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज आती है, ऑफिशियली हमारे पास 22 लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियली जो हमारे पास है वो यहाँ पर 22 लैंग्वेज है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पर 9th शेड्यूल है, आपको पता होगा 9th शेड्यूल क्या है, यहाँ पर हमारा ये सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्टार्ट किया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 1951 में। इसमें हमारे क्या करें, कोई हमारे ऐसे कुछ ऐसे सर्टेन लॉ है जिसको हमें आपका जुडिशियल भी रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब जो कोर्ट के थ्रू भी रिव्यू नहीं किए जा सकते, उसके अंदर हमारे 9th शेड्यूल आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला दिया आपका द इंडियन हिस्ट्री का आ गया, द क्विट इंडियन मूवमेंट विथ द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, वॉज लॉन्च बाई महात्मा गांधी इन विच ईयर। देखिए क्या पूछा है, हाँ देखिए, करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो
आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष शुरू किया? मतलब इन्होंने जब करो या मरो का नारा दिया था उस टाइम महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो वो आपका किस वर्ष शुरू किया था? मतलब अल्टीमेटली ये पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था? तो आपने ब्रेक भी देखा होगा, तो वो क्या बोलते हैं 1942। आंसर है आपका आंसर नंबर बी 1942। ठीक है, ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट आपका बॉम्बे से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपके महात्मा गांधी ने आपका करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसके अलावा 1930 में क्या हुआ था? 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको आपको सिविल ओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हो, सविनय अवज्ञा। मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मुझे ऐसे ही याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंग्लिश में आपको बोलते हैं आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, बाकी 1920 में क्या होता? 1920 में हमारा असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसको हम बोलेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन चला था। 1919 में क्या हुआ था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग, JWL हत्याकांड। ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है, 1947 में क्या होता? देश आज़ाद हुआ था। कल 15 मतलब आज यहाँ पर 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त में हमारा देश भी आज़ाद हुआ था, हमें बताइए। तो सबको आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो, और इस साल आप CIL में सेलेक्ट हो जाइए, बाकी आपके साथ मिलकर फिर पार्टी करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वॉज फाउंडेड इन 1885 बाई, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में किसने क्या करी थी? ऑप्शन दिया है आपका बाल गंगाधर तिलक, सेकंड दिया है आपका एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आपका थर्ड दिया है आपका दादा भाई नरोजी, और फोर्थ दिया है आपका सुरेंद्र बनर्जी। अगर आपको पता होगा तो इसकी हमारी जो इसको फाउंड करा था वो करा था आपका AO ह्यूम ने। उनका फुल फॉर्म है आपका ये, मैं भी आज ही देख रहा हूँ इनका फुल फॉर्म ये है करके, आपका एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, इनको हम सिंपल पढ़ते हैं AO ह्यूम। इन्होंने आपका 1885 में इसकी आपने स्थापना करी थी, मतलब इन्होंने यहाँ पर आपका हाँ स्थापना करी थी कहेंगे। तो देखिए इसकी जो यहाँ पर आपका जो पहला जो आपका सेशन हुआ था, इसकी जो आपके यहाँ पर प्रिसाइड करा था, तो पहला सेशन यहाँ पर जो फर्स्ट सेशन हुआ था आपका, फर्स्ट सेशन ऑफ INC, ये हमारा हुआ था बॉम्बे में, मतलब बॉम्बे बोलते थे उस टाइम, मुंबई मतलब। और ये प्रिसाइड किसने करा था? ये प्रिसाइडेड बाई व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? हिंदी में लिख दूँ, मुझे हिंदी में पता है, व्योमेश कुछ ऐसे नाम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने यहाँ पर आपको इसको प्रिसाइड करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आपका फर्स्ट INC सेशन था ये आपका दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और इसको प्रिसाइड करा था आपका WC बनर्जी, बोलते हैं आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर आप पूछता अगर आपकी फर्स्ट आपकी वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, आपकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारी कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। और ये कब थी? आपकी 1917 में, जो कोलकाता सेशन हुआ था उस टाइम। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने आपको प्रिसाइड करा था, वो भी आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी थे ये। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, WC बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है, द बैटल ऑफ प्लासी विच लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज फॉट इन विच ईयर, मतलब जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाला प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपका 1757, 1764, 1761 या फिर 1600। तो देखिए जो आपका प्लासी का युद्ध था वो था आपका 1757 में आपका लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको आपको जो लीड कर रहा था वो कर रहा था आपका रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ थे आपके जो नवाब के बादशाह थे और सराउज्जदौला दौला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आपका प्लासी का युद्ध हमारे दो लोग के बीच हुआ था। एक कौन से थी? हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दूसरी ओर कौन थे, दूसरी ओर से हमारा बंगाल के नवाब, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल बंगाल ऐसे बंगाल प्लस सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नाम स्पेलिंग देख लेना भाई, सिराजुद्दौला इस टाइप का कुछ नाम था इनका, दौला, ठीक है। तो ये लोग थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इंडिया वाले यहाँ पर ये लोग जीतते, लेकिन क्या हुआ, जो इनका वो था आपका, इनका जो क्या बोलेंगे उसको कमांडर, ठीक है, उन्होंने उन्होंने करा क्या, उसने यहाँ पर इनके साथ वो कर दिया गद्दारी, ठीक है। जो इनके बीच हमारा युद्ध लड़ा गया था, इसमें आपका यहाँ पर जो आपका मीर जाफर नाम का इनका वो था नवाब का कमांडर, इन्होंने गद्दारी कर दी थी, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर जो इसका कमांडर था, ठीक है, इसका कमांडर था मतलब जो सेनापति था कमांडर, इसने यहाँ पर इनके साथ गद्दारी कर दी थी, वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था। क्या नाम था उसका, उसका नाम था आपका मीर जाफर था, ऐसे मीर जाफर, ठीक है, इनका नाम था मीर जाफर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर गद्दारी करी और उस गद्दारी के कारण यहाँ पर आपके बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला यहाँ पर मिलके इनसे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर इंडिया में राज आ गया था, ठीक है। और इस टाइम पर लीड किसने करा था, ये आपका रॉबर्ट क्लेव ने ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करा था, विश्वासघात करा था आपका इसने, जाफर ने। मीर जाफर बहुत ही तेज आदमी था, इसने चंद पैसों के लिए अपने देश में आपको देश को गुलाम कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मीर जाफर ने। और बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको उस जगह पर आपका ये बंगाल का नवाब बना के बैठा दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए 1764। ये 1754 में हमारा क्या हुआ था, ये अगर आपको पता होगा तो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की स्पेलिंग क्या होगी, बक्सर, ये होगी ऐसे बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर का हमारा यहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है। बाकी 1600 में क्या हुआ था, 1600 में आपका यहाँ पर पहली बार जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट कंपनी हमारे पहली बार इंडिया में आई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, विच इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग एंटायरली, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली विद इन इंडिया बाई लेंथ, मतलब आपकी भारत में पूरी तरह से बहने वाली सबसे लंबी नदी लंबाई के अनुसार कौन सी है, ठीक है। पहले दिया यमुना, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, गंगा। गंगा की हमारी है आपकी 2525 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। इनकी जो आपकी टोटल लेंथ है वो है आपकी 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर हमारी इनकी लेंथ है। और गंगा का जो उद्गम स्थान है वो है आपका गंगोत्री, गंगोत्री से हमारी गंगा का उद्गम होता है, मतलब गंगा यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आपका उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और आपका वेस्ट बंगाल होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी जो नाम दिया है गोदावरी, इसके बारे में पता होगा आपको, जो गोदावरी है, गोदावरी को बोलते हैं आपको साउथ की गंगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर जो आपके दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है, आपकी ये गोदावरी। तो यहाँ पर गंगा के बारे में मेन था, तो गंगा आपकी लॉन्गेस्ट वो है रिवर इंडिया की, जो आपकी इंडिया में बहती है, ठीक है। बाकी अगर आपको सुंदरबन डेल्टा कभी भी पूछे, सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीन नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और सुंदरबन डेल्टा जो है वो आपका इंडिया का, मतलब वो विश्व का सबसे बड़ा आपका नदी डेल्टा बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका कंचनजंगा, द हाइएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, मतलब कंचनजंगा जो आपका पूरी तरह से भारत में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी किस राज्य पर है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है या हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में हमारी कंचनजंगा है। इसकी जो हमारी हाइट है वो है आपकी 8586 मीटर, ठीक है, 8856 मीटर हमारी इसकी हाइट है। बाकी ये जो आपका इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आपका सिक्किम पर है, ठीक है, और आपकी कंप्लीट इंडिया पर है। और यहाँ पे सबसे लंबी आपकी इंडिया का माउंटेन है। वैसे आप बात करें तो सबसे जो आपका वर्ल्ड का नंबर 1 है वो है आपका एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट EV होगा ना, EVEREST, सबसे नंबर 1 में आपका एवरेस्ट, ये है 8849 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड, मतलब जो आपके वर्ल्ड के सेकंड है वो है आपका K2, जिसको आप गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 8611 मीटर, ठीक है। इसके बाद हमारे थर्ड नंबर में हमारी है ये, ठीक है,
कंचनजंगा वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ये है नंबर 1 में, नंबर 2 में K2 है और नंबर 3 में आपका कंचनजंगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एवरेस्ट है ये तो आपका नेपाल में है। ठीक है, नेपाल और आपका चाइना के बॉर्डर में, तो आपका पूरा पार्ट इसका मतलब करीबन नेपाल में पड़ता है, तो इसको हम करते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट है वो आपका नेपाल में। जो K2 है, देखिए K2 कहाँ पर है, अब आप कहोगे कि इंडिया में है, पहले इंडिया में थी जो, लेकिन जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ उस वाले पार्ट में है ये। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले पार्ट में ये हमारी है। ठीक है, जब हम इसको आपको पूरे पाकिस्तान से ये वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेंगे तब ये हमारे इंडिया में ही आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप याद करिए कि ये आपका POK में है। ठीक है, ये आपके जो काराकोरम वाली हिमालय रेंज है उसके अंदर का पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, सिक्किम। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया आपका द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, ये आपका किस आपका साल में इस्टेब्लिश हुआ। तो आपको पता होगा RBI जो है, RBI किसके थ्रू बना, आपका RBI का यहाँ पर एक्ट था। RBI का जो RBI एक्ट हमारा 1934 के थ्रू हमारे बना। और ये कब बना, इसके थ्रू आपका ये बना, आपका इस्टेब्लिश हुआ EST इस्टेब्लिश हुआ आपका, ये हुआ आपका 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आपका इस्टेब्लिश हुआ। और किसके थ्रू, अब किसकी कमेटी के थ्रू ये हुआ, ये हुआ आपका हिल्टन कमेटी के थ्रू, हिल्टन कमेटी के थ्रू ये आपका पास हुआ। हिल्टन यंग कमेटी के थ्रू आपका यहाँ पर RBI बना गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कब पूछिए किसके थ्रू बना गया, आर्टिकल मतलब RBI एक्ट 1934 के थ्रू बना गया। इस्टेब्लिश हुआ आपका अप्रैल 1935 में। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A 1935। बाकी इसका जो अगर आप ये हेडक्वार्टर पूछे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई में है। तो HQ हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर इसका जो मेन जो हमारा है कि सबसे पहले आपके RBI के गवर्नर कौन है, ये आता है आपके RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन है, GOVER गवर्नर हमारे कौन है, ये थे आपके सर ओसबॉर्न स्मिथ। नाम याद तो है ही, पता नहीं कैसे लिखते हैं, ओसबॉर्न स्मिथ से जैसे लिखते होंगे, मतलब ये ओसबॉर्न स्मिथ है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। और आपके जो आपके इसके पहले आपके गवर्नर है। और अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात करता अगर ये इंडियन गवर्नर, तो वो है आपके CD देशमुख हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर है आपके RBI के। ठीक है, बाकी RBI क्या करता है, ये आपका यहाँ पर आपके मॉनेटरी पॉलिसी या फिर बैंकिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेपो रेट या फिर वो रिवर्स रेपो रेट यही आपका डिफाइन करता है। मैंने इससे पहले एक जो क्लास ली थी जनरल अवेयरनेस की, उसमें भी बताया था आपकी जो आपके यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपकी MPC, वही आपका रेपो रेट आपका डिफाइन करती है, जिसमें आपके 6 आपके मेंबर होते हैं, 3 आपके RBI के और 3 मेंबर गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट में आपका जो आपका सेंट्रल बैंक है RBI, वो आपके स्मॉल बैंक को यहाँ पर पैसे देता है, किस ब्याज पे देगा, तो वो आपका होता है रेपो रेट। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट मतलब किस ब्याज पर, किस आपके रेट पर आपके पैसे लेता है आपका कॉमर्शियल बैंक से, बोरो करता है। ठीक है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला देखते हैं, दिया आपका द GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विच इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है, मतलब आपका वस्तु और सेवा कर GST भारत में किस तिथि से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2016 नहीं, 1 जुलाई 2017 बिल्कुल सही, 1 जनवरी 2018 नहीं, 1 जुलाई 2016 नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर A। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से आपको ये लागू किया गया, रात 12 बजे से लगा गया, कि मोदी जी हैं वो रात में ही लगाते हैं। तो ये क्या है, एक आपका जो हमारे इंडायरेक्ट टैक्स से जैसे वैट वगैरह, एक्साइज वगैरह या सर्विस टैक्स देते थे, तो इन्होंने यहाँ पर 1 नेशन 1 टैक्स की बात करी थी, और इसके अंदर यहाँ पर आपका GST लाया गया। तो GST जो था वो आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट 101 लिखता हूँ, अमेंडमेंट एक्ट से हमारा आया, जो था आपका 2016 पर। ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट से हमारा ये लाया गया, और इम्प्लीमेंट हुआ आपका 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बाकी जो GST काउंसिल होता है, इसके जो आपके जो हेड होते हैं वो आपके बाय डिफॉल्ट जो आपके यूनियन में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो होंगे। ठीक है, जैसे अभी है निर्मला दीदी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया है आपका द ताजमहल अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर ताजमहल
जो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने बनाई वो आपकी किसकी स्मृति में बनाई गई, ये पूछ रहा है। पहला दिया है आपकी नूरजहाँ के लिए, सेकंड दिया है आपका मुमताज़ महल के लिए, थर्ड दिया है जोधाबाई के लिए, या फोर्थ दिया है आपका क्या नाम नाम दिया है रोसनारा बेगम। ठीक है, तो अगर खैर इसके बारे में तो मुझे या लास्ट नाम का पता भी नहीं है, बाकी के बारे में पता है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर ताजमहल बनाया गया वो आपका शाहजहाँ ने बनाया था। ठीक है, वो अपनी पत्नी के नाम पर बनाया गया, पत्नी की याद से बनाया गया, उनका नाम था मुमताज़ महल। अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो जब इनकी वाइफ जो मुमताज़ महल थी वो जब प्रेग्नेंट थी, मतलब आपके जब वो प्रेग्नेंट थी तो बच्चे प्रसव के दौरान बच्चे के टाइम में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वहाँ पर वो बच्चा तो बच गया लेकिन वो नहीं बच पाई। तो अपनी पत्नी से काफ़ी जुड़ाव होने के कारण उन्होंने यहाँ पर आपका ताजमहल बनाया था, यहाँ पर इनके नाम पर, वो था आपका मुमताज़ महल। ठीक है, जो यहाँ पर ये आपका ताजमहल बना है ये आपका कहाँ बना है, आगरा में। पता होगा आपको, आगरा में हमारा ताजमहल लोकेटेड है और इसको बनने में करीबन करीबन 20 साल लगे थे। आपको 1632 से लेकर आपको 1653 तक का इसका काम चला। बाकी इतना अच्छा काम हुआ कि उन्होंने जो कारीगर ने काम करा है उनके इन्होंने हाथ ही काट दिया कि ऐसा चीज़ एक बार बन गई अब अगली बार नहीं बनेगी। ठीक है, तो बाकी इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में आपको 1983 में इन्होंने डाला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने इसको यहाँ पर आपका डाला है। ठीक है, बाकी अगर आपसे कभी पूछे कि आपके ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन कौन थे तो यही कर देते हैं, इसके आपके ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कि किन्होंने इनका नक्शा पास कराया ऐसे बनेगा किसने बताया, तो वो थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, जैसे आता है ना वो लाहौरी जीरा थे, उसी टाइप का। यहाँ से ये याद कीजिए कि आपके जो उस्ताद लाहौरी थे इन्होंने यहाँ पर आपका इसका आर्किटेक्ट करा था। ठीक है, बाकी जो ताजमहल है ये आपके जो दुनिया में 7 अजूबे उसमें से एक अजूबा ये भी है, तो 2007 में इसको यहाँ पर आपका ऐड करा गया, जो आपके 7 वंडर है वर्ल्ड में, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आपका एक है आपका ताजमहल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी शाहजहाँ ने इसके अलावा जो लाल किला है वो भी इन्होंने बनाया था, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद भी इन्होंने बनाई थी। ये पूछता है कि मोती मस्जिद का है, तो पता होना चाहिए मोती मस्जिद हमारी आगरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द कोणार्क सन टेम्पल, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सेव्ड लाइक अ जायंट चैरियट, चैरियट मतलब रथ, इज लोकेटेड इन। ठीक है, मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर जो विशाल रथ के आकार का है, यूनेस्को विश्व धरोहर है, वो कहाँ स्थित है। ठीक है जी, कहाँ पर स्थित है, आपका तमिलनाडु में है, नहीं। आपका कर्नाटका में है, नहीं। उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। गुजरात में है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, उड़ीसा पे। जो आपका कोणार्क का सन मंदिर है ये आपका उड़ीसा पर है। इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको, एग्जाम में आ गया। तो ये आपका 13th सेंचुरी में आपका बिल्ड हुआ था, 13th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था आपका 1250 के आसपास, 1250 CE में हमारा ये बिल्ड हुआ था। और किसने बिल्ड करा था ये आपका आता है, ये करा था आपका राजा नरसिम्हदेव फर्स्ट ने। नरसिम्हदेव स्पेलिंग क्या होगी, नरसिम्हदेव, देख लेना भाई साहब आप लोग स्पेलिंग, नरसिम्हदेव फर्स्ट इन्होंने यहाँ पर बनाया था। बाकी किस आपके डायनेस्टी के थे ये आता है, ये थे आपके ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी। ठीक है, ये इस डायनेस्टी के थे। बाकी आपका कोणार्क उड़ीसा पर है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आपका 1984 में डाला गया आपका यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, मतलब यूनेस्को ने इसको इसमें आपको डाला है। जो आपके यहाँ पर रथ है, रथ में आपके 24 आपके पहिए हैं, 24 पहिए, जिसका ये मतलब कहते हैं कि आपका एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, हर घंटे के लिए एक एक पहिया इन्होंने आपका डिफाइन कर रखा है। ठीक है, बाकी उड़ीसा में आपको पता है, उड़ीसा में एक और चीज़ है आपके, जो आपके जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, वो भी आपका उड़ीसा पर ही लोकेटेड है। अगला देखते हैं, ये आपका द नाइल, जिसको हम हिंदी में नील बोलते हैं। द नाइल वाइडली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, प्राइमरीली फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो आपकी नील है नदी, जिसको व्यापक रूप से विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है, वो मुख्यतः किस प्रायद्वीप से होकर बहती है। ठीक है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, या फिर ये है आपका यूरोप। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर है आपका अफ्रीका, सबसे ज़्यादा ये अफ्रीका में होते हुए जाती है। ठीक है, नील जो है इसकी जो आपकी लेंथ कहते हैं ये आपकी 6650 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, 6650 किलोमीटर के अराउंड इसकी हमारी लेंथ होती है। ठीक है,
तो ये इसके बारे में हो गया। लेकिन हम अगर आप पानी के वॉल्यूम के बारे में बात करें, किस में ज़्यादा पानी है, सबसे ज़्यादा पानी के हिसाब से, ज़्यादा पानी के हिसाब से हमारी अमेज़ॉन नदी हमारी सबसे बड़ी नदी होती है। अमेज़ॉन मतलब आपका कितना पानी ये डिस्चार्ज कर दिया उसके हिसाब से, ठीक है। आपका मतलब लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम डिस्चार्ज के हिसाब से बात करें तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी हमारी अमेज़ॉन बनती है, ठीक है। तो खैर यहाँ तो इसके बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि जो नील है वो आपका कहाँ से जाती है, कहाँ किस कॉन्टिनेंट से आपके गुजरती है, वो गुजरती है आपकी अफ्रीका से, ठीक है। अगला देखते हैं, ये आपके द सहारा, जो आपका सहारा रेगिस्तान है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। फिर वही आ गया आपकी विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप पर है, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। आपको पता भी होगा सहारा जो है आपका अफ्रीका में, जो आपका बहुत बड़ा है, 9.2 मिलियन स्क्वायर फीट में, एम स्क्वायर किलोमीटर सॉरी, इसमें है आपका, और आपका नॉर्थ अफ्रीका में। अगर पूछे तो सीधे बता दीजिएगा उत्तरी अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में हमारा ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट था। बाकी आपको जो पता है थार का जो है आपका यहाँ पर है, आपका इंडिया पर थार का जो आपके भारत में आपका गुजरात और राजस्थान पर है, जो इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी मरुस्थल है। बाकी जो अगर एशिया की बात करें, जो एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का अगर हम लार्जेस्ट की बात करें वो है आपका गोबी डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट आपका एशिया का सबसे बड़ा है, ये आपका नॉर्दर्न चाइना पर है, ठीक है, मंगोलिया वाले जोन पर। नॉर्दर्न चाइना लिखता हूँ, नॉर्दर्न चाइना मतलब मंगोलिया वाले जोन पर आपका ये वाला लोकेट करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला दिया है आपका अवार्ड के बारे में, जो भारत है रत्न, भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन विच ईयर, ठीक है। मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले किस वर्ष आपका स्थापित किया गया, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपका 1954, 1947, 1969 या 1962। जो देखिए भारत रत्न है ये आपका सबसे पहले 1954 में दिया गया। आंसर नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1954 में आपका ये भारत रत्न जो आपका सबसे बड़ा आपका सिविल आपका पुरस्कार है, ये आपको यहाँ पर दिया गया। और सबसे पहले ये आपको 3 लोगों को मिला था, सबसे फर्स्ट टाइम आपको 3 लोगों को मिला था। कैसे लोगों को आप याद, नाम याद, CSC सेंटर होता है ना, CSC सेंटर, ऐसे याद करेंगे। सी से आपके यहाँ पर आएगा आपका C राजगोपालाचार्य, C राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य। एस से आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, S राधाकृष्णन। और सी से आपका CV रमन। इनको तो नोबल मिला है CV रमन को, आपके रमन इफेक्ट को, उसमें लाइट की स्कैटरिंग के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो इसके बारे में ये हो गया। तो 1954 में आपको यहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कौन से ऐसे जो 2 लोग हैं जो इंडिया के नहीं है उनको भी मिला है, ये आपके जो इंडिया के मतलब नॉन इंडियन है उनको में मिला है। एक है आपकी यहाँ पर आपके अबुल गफ़र खान आज़ाद, अबुल क्या स्पेलिंग होगी, अब्दुल गफ़र खान, सही होगी, अब्दुल गफ़र खान थे। और साथ साथ में एक मिला है आपको नेल्सन मंडेला को, ठीक है, नेल्सन मंडेला। तो ये दोनों आपके नॉन इंडियन थे जिनको यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका हाउ मैनी कैटेगरी ऑफ नोबल प्राइज वॉज अवॉर्डेड इन ईच ईयर। देखिए मैंने अभी सेकंड या फिर कुछ ऐसे 7वां क्वेश्चन था, वहाँ पर यही क्वेश्चन था कि नोबल पुरस्कार कितने कैटेगरी में मिलता है। तो नोबल पुरस्कार इनिशियली आपका 5 कैटेगरी में था, अभी उसके बाद 1968 में एक और कैटेगरी जो जोड़ी गई इकोनॉमिक्स की, तो टोटल अभी आपका 6 कैटेगरी में हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है। जो स्टार्ट हुआ था ये आपका 1901 में स्टार्ट हुआ था और 1968 में आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो 6 चीज़ें हैं मैं उनके आपको नाम भी आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी कैटेगरी में यहाँ हमको मतलब नोबल प्राइज़ ये लोग नोबल प्राइज़ विनर को देते हैं। तो देखिए इसकी जो कैटेगरी है वो देते हैं आपको फिजिक्स में, ठीक है, PHYSIC। फिजिक्स के अंदर देते हैं केमिस्ट्री, जिसको हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन, ठीक है। इसको पेनिसिलिन वाले जो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको इसी में ही मेडिसन के क्षेत्र में मिला था। उसके अलावा होता है आपका लिटरेचर, ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जो आपके इंडिया के पहले और एशिया के भी पहले थे जिनको लिटरेचर पे आपको नोबल मिला था, ठीक है। वो थे आपके, उन्होंने गीतांजलि लिखी थी। उसके अलावा आपके 1 2 3 4 हो गए, एक हमारा पीस होगा और लास्ट में क्या है हमारा इकोनॉमिक्स।
जो इकोनॉमिक्स है ये हमने बाद में ऐड करा, ठीक है। कब ऐड करा है? 1968 में। बाकी 1901 से पहले 5 में चलता था, फिर यहाँ पर से 6 जगह दिया गया, ठीक है। और किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल थे जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उनके नाम पे आपको ही दिया जाता है, ठीक है। जो इंडिया में मिला है वो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, उसके बाद आपके सीवी रमन जिन्होंने वो रमन इफेक्ट बताया उनको मिला, ठीक है। तो ये दो के नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनके पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका द रैमन मैग्सेस अवार्ड ऑफन कॉल्ड एशियाज नोबेल प्राइज इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। जो आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसे प्रायः हम लोग आपका एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? दिया है आपका इंडोनेशिया, सेकेंड दिया आपका फिलीपींस, थर्ड दिया आपका मलेशिया और फोर्थ दिया आपका थाईलैंड। अगर आपको पता होगा तो रैमन मैग्सेसे जो थे ये आपके यहाँ पर थर्ड आपके प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, ठीक है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। रैमन मैग्सेसे हमारे मतलब जो थे आपके थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन आपके प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। 1957 में इनका प्लेन क्रैश हो गया था, तो वहाँ इनकी मौत हो गई थी। तो इनके मतलब इनके बिहार पर आपका 1958 से रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जिसको जो आपका ये कहाँ दिया जाता है? ये आपको मनीला में दिया जाता है, ठीक है। जिस जगह पर दिया जाता है उसका नाम है मनीला। इसको आपको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। जैसे आपका वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार आपका नोबेल है, वैसे यहाँ पर एशिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ये है आपका रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये पुरस्कार उनको ही मिला है, रवीश कुमार को, जो पहले एनडीटीवी में थे ना, अब उन्होंने अपना खोला है रवीश कुमार। वैसे मैं राजा रवीश कुमार करके जो बात करते हैं, ठीक है, उनको भी आपका पुरस्कार मिला है। खैर अगला देखते हैं। अगला दिया है आपका चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड नियर विच रीजन ऑफ मून, ठीक है। मतलब चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के किस क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बना? आपका इक्विलेटरल रीजन पर, साउथ पोल रीजन पर, नॉर्थ पोल रीजन पर, या फिर आपका फार पॉइंट मतलब आपका डार्क स्पॉट पे। तो आपको पता होगा ये आपका साउथ पोल पे उतरा था पहला। आपका ऐसा था आपका ऐसा ये मतलब मिशन था जो आपका यहाँ पर चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरा था, ठीक है। ये था आपका चंद्रयान 3। इसमें जो आपका लैंडर यूज हुआ था उसका नाम था विक्रम। जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, VIKRAM, विक्रम लैंडर का यूज़ करा था। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। आपको याद होगा, काफ़ी फेमस चल रहा है प्रज्ञान, PRA ज्ञान GYAN, ठीक है, प्रज्ञान। ये यहाँ पर इसका नाम था। बाकी ये आपका कब पहुँचा था? ये 23 अगस्त को पहुँचा था। अगर पूछे मतलब लैंड कब हुआ था आपका 23 अगस्त 2023 में आपका ये वहाँ पर लैंड हुआ था। और जिस जगह पर ये आपका जैसे यहाँ पर दिखाऊँ तो जैसे ये आपका चाँद है, तो चाँद के इस पॉइंट में जो आपका साउथ वाला पॉइंट है ये इसके यहाँ कहीं पर उतरा हुआ था, और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया, जो पॉइंट है इस पॉइंट को इसे नाम लिया आपका शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट यहाँ पर इसको नाम दिया गया उस पॉइंट का जहाँ पर आपका प्रज्ञान रोवर उतरा था, ठीक है। उसका नाम यहाँ पर शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम पड़ा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है आपका आदित्य L1। जो आपका आदित्य L1 मिशन है इसके बारे में हम परसों भी पढ़ चुके हैं। जो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन है, इज प्लेस्ड अराउंड विच पॉइंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ये आपके किस पॉइंट पर होगा स्पेस के? दिया है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर होगा, लैग्रांजे पॉइंट 1 पर होगा, या लूनर ऑर्बिट पर होगा, या फिर आपका मास ट्रांसफर ऑर्बिट पर होगा। तो आंसर होगा आंसर नंबर बी, लैग्रांजे पॉइंट पर है, ठीक है। लैग्रांजे L1 पॉइंट। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 पॉइंट है लैग्रांजे L1 से L5 तक का, ठीक है। जो आपका हम इंडिया का आदित्य L1 मिशन जा रहा है ये आपके लैग्रांजे पॉइंट मतलब लैग्रांजे L1 पर है, ठीक है।
ये आपका सन और अर्थ के बीच का जो ऑर्बिट है, लैग्रांज ऑर्बिट का .1 L1 वहाँ पर है, ठीक है, जो आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है आपका अर्थ से, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 1.5 मिलियन किलोमीटर आपका दूर है अर्थ से। बाकी ये आपको पता ही था, आपका सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ है, 2 सितंबर 2 सितंबर 2023 को आपका ये मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक है। L1 पे आपका ये आपका स्टैब्लिश हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपका 1 से लेकर 5 तक का हमारे लैग्रांज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 5G मोबाइल नेटवर्क सर्विस वर्क कॉमर्शियली लॉन्च इन इंडिया इन विच ईयर, मतलब जो आपका भारत में 5G मोबाइल नेटवर्क सेवाएं व्यावसायिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी, 2020 में, 2021 में, 2022 में या 2023 में। तो आपको पता होगा 5G वगैरह हमारे 2022 में आया था। सबसे पहले आपका जियो और आपका एयरटेल, इन्हीं दोनों ने अपने मिलकर बनाया था आपका जियो और एयरटेल, मतलब जो 5G स्पेक्ट्रम था इसको इन्होंने लिया था, ठीक है। जो हमारी आपकी 5G आपकी सर्विस थी, ये आपको अगर डेट भी बताऊँ तो 1 अक्टूबर को आई थी, 1 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। जो आपके PM मोदी ने आपका मोबाइल कॉन्फ्रेंस करी थी, वो उसके थ्रू आपका ये जो दिल्ली में हुई थी उसके थ्रू हमारा यहाँ पर आपका रिलायंस जियो और आपका भारती एयरटेल, इसके जो प्राइमरी टेलीकॉम ऑपरेटर थे, जिन्होंने यहाँ पर 5G को सबसे पहले अपनाया, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अब तो नेक्स्ट 6G का ज़माना है, अब 6G के लोग आएंगे, 6th जनरेशन। आगे देखते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल टू विन द ICC वर्ल्ड कप 2023। देखिए ये 2023 वाला वर्ल्ड कप तो बहुत सबको ये याद होगा, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद मोटारा स्टेडियम, जो आपका जो मोदी जी के नाम पर ही है, मोटारा स्टेडियम पे हुआ था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो आपका कैप्टन था पैट कमिंस, उसने कहा भी था हम पूरे क्राउड को चुप करेंगे, और वही हुआ, उसने आपका फाइनल में इंडिया को हरा दिया। तो पूछा है कि आपका किस देश में हुआ था, अहमदाबाद का है हमारा, इंडिया में, गुजरात आपका है इसका डिस्ट्रिक्ट है, और इंडिया में आपका ये हुआ था आपका 2023 का वर्ल्ड कप। 19 नवंबर की बात है, उस दिन मैंने पूरा मैच देखा था और इंडिया हार गई थी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सही लगा, मोदी जी ने लास्ट में उसके हाथ में ऐसे ट्रॉफी पकड़ा के चले गए, वो आपने देखी भी होगी रील, ठीक है। तो ये हुआ था आपका इंडिया पे। देखिए अब जो आने वाला हमारा नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप है, जो आपका 2027 में होगा, 2027 में हमारा नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप होगा, नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड कप। ये आपका कहाँ होगा, ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश और आपका बांग्लादेश है श्रीलंका, इन दोनों जगह पर होगा। श्रीलंका तो को होस्ट हैं दोनों कंट्री, तो इन दोनों जगह पर आपका ये वर्ल्ड कप आपका यहाँ पर खेला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन दिया है आपका, द खेलो इंडिया प्रोग्राम एम्ड टू ग्रास रूट स्पोर्ट डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज लॉन्च इन विच ईयर, मतलब भारत में ज़मीनी स्तर पर खेल विकास के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो खेलो इंडिया कार्यक्रम हमारा 2018 में शुरू हुआ था, 2018 में हमारा खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। जो अभी 2026 में जो इसका आपका विंटर खेलो गेम्स हुए थे, तो उसमें हमारी इंडियन आर्मी की टीम आपकी यहाँ पर इसकी चैम्पियन बनी थी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पर चैम्पियन बनी हुई थी 2026 के विंटर खेलो इंडिया गेम्स के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं। दिया है आपका एट 2024 का पेरिस में जो आपका समर ओलंपिक हुआ था। देखिए पेरिस में हमारा समर ओलंपिक हुआ था 2024 में, विच स्पोर्ट गेव इंडिया इट्स ओनली इंडिविजुअल मेडल बाय अ वुमेन शूटर स्लैश रेसलर अमंग द टॉप परफॉर्मेंस अलॉन्ग विथ नीरज चोपड़ा मेडल इन जेवलिन थ्रो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे आपके नीरज चोपड़ा जो 2020 में उनको गोल्ड मिला था, वो 2024 में हम लोग सिल्वर लेके आए, जो पाकिस्तान के थे वो यहाँ पर प्रथम प्राइज लेके आए, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर हमारी मनु भाकर थे आपके 10 मीटर आपके एयर पिस्टल में, ये यहाँ पर आपकी ब्रॉन्ज लेके आए थे, ठीक है। और उन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते थे यहाँ पर, एक भी हमारे पास यहाँ पर वो नहीं मिला था, क्या बोलते हैं उसको, एक भी हमारा गोल्ड नहीं मिला था,
ठीक है। बाकी अगर पूछेगा 2028 के ओलंपिक कहाँ होंगे, 2028 का हमारे जो समर ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक जो होंगे वो आपके लॉस एंजलिस मतलब यूएसए में होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यहाँ होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2020 में जहाँ पर आपके ये जीते हुए थे नीरज चोपड़ा, वो आपके हो जाए टोक्यो में, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड पर, आपका न्यूयॉर्क यूएसए पर, आपका द हेज नेदरलैंड पर, या फिर वियना ऑस्ट्रिया पर। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का आपका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको यूनाइटेड नेशन की बात करें, हम यूएन की यहाँ पर बात करें, तो आपका 24 अक्टूबर 1945 को बना था, 24 अक्टूबर 1945 को आपका बना था, इसलिए हम इसको यूएन डे भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी और क्या बताएं इसमें, इसके बारे में जी, इसके बारे में पूछ सकता है, द हेज का कहाँ पर है, द हेज में किसका है, इसमें हमारा है आपका इंटरनेशनल, आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या लिखूँ इसको, पूरा लिखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, COURT, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर आपका द हेज नेदरलैंड पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ऐसा नाम था जो आपने शायद पहली बार देखा हो, तो इसका ये है आपका इंटरनेशनल आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ भी बोलते हैं इसको, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, ये है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ द यूएन की एक स्पेसिफाइड एनर्जी है द हेडक्वार्टर, और मतलब इसका हेडक्वार्टर का है, WHO का हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा स्विट्जरलैंड पर। कोरोना के टाइम पे आपने सुना भी होगा, बार बार इसी के बारे में आ रहा था। तो जो आपका WHO यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था वो आपका 7 अप्रैल 1948 को आपका इस्टेब्लिश हुआ था, 1948, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आपका इस्टेब्लिश हुआ था। बाकी इसमें और क्या बताएं, देखिए जो रोम इटली है, इसमें जो हमारा आपका, इसमें आपका हेडक्वार्टर है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हमारा हेडक्वार्टर रोम इटली पर है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी वॉशिंगटन DC में किसका है, वॉशिंगटन DC में हमारा आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसे का रिलेटेड यहीं पर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, और आपका वर्ल्ड बैंक, दोनों का आपका यहीं पर है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का भी यहाँ पर आपका इसी में ही है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनोसोरस इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, वो किस राज्य पर है। तो आपको पता होगा कि काजीरंगा हमारा असम में है, असम का सबसे आपका इम्पोर्टेंट और आपका पूरे वर्ल्ड में एक सिंग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं, वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपका असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए और काफ़ी फेमस भी है। आगे देखते हैं, दिया आपका एस 2026 हाउ मैनी नेशनल पार्क डस इंडिया, मतलब 2026 तक का हमारे मतलब भारत में कितने नेशनल पार्क हैं ये हमें बताना है। तो टोटल यहाँ पर हमारे 107 आपके यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, ठीक है। जो मतलब टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 107 हमारे नेशनल पार्क है। वहीं अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछता तो 573 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्पेलिंग क्या होती है, सेंचुरी से SUT से, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। यहाँ पर हमारी इतनी, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप का। बाकी देखिए अगर अभी आपको ये इसके बारे में अगर पूछे कितने हमारे बायोस्फीयर हैं, हमारे पास इंडिया में हमारे 18 बायोस्फीयर हैं, 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और अगर ये जो आपका मेन क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मैक्सिमम नंबर आपके कौन से स्टेट है जहाँ पर आपके नेशनल पार्क है, स्टेट और आपके यूटी, ये दो पूछता है, स्टेट और यूटी किस में आपके मैक्सिमम नंबर के यहाँ पर आपके क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर के हमारे यहाँ पर वाइल्ड आपके नेशनल पार्क हैं।
तो स्टेट जिसमें आपके मैक्सिमम नेशनल पार्क हैं, सिमिलरली आपका यूटी जिसमें आपका मैक्सिमम यहाँ पर ये है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पार्क हैं वो है आपका मध्य प्रदेश। एमपी में हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क है, वो उसकी संख्या है 9। वहीं आपका अंडमान निकोबार, कैसे लिखो को AN लिखता हूँ, अंडमान एंड निकोबार में हमारे यहाँ पर यहाँ भी आपके 9 आपके नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका अगर स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट वो है आपका ये जिसको हम बोलेंगे आपका मध्य प्रदेश। और उसके अलावा अगर यूटी की बात करें तो यूटी में कौन आएगा? यूटी में आएगा हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपके, हाउ मैनी मेजर पोर्ट डज इंडिया करंटली हैव एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब भारत में वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, मतलब ये आपका डेटाबेस है तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये हमारे यहाँ पर 13 बंदरगाह हैं। ठीक है, ये आपका डेटाबेस है, इसके लिए मैं कुछ ट्रिक नहीं दे सकता हूँ, बस आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर 13 बंदरगाह ऐसे हैं जो आपके यहाँ पर जो बड़े बंदरगाह जो केंद्र शासन द्वारा आपके एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिया है आपका NTPC लिमिटेड, इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी, प्राइमरली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विच सोर्स। देखिए NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आपको पता भी होगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कहीं भी अगर आपका थर्मल वर्ड आ जाए, थर्मल के द्वारा पावर कैसे बनाएगी? थर्मल के द्वारा पावर एक ही ऑप्शन है आपको, जब आप यहाँ पर कोल को बर्न करोगे, कोल को बर्न करके यहाँ पर उसमें से स्टीम बना के, ठीक है, देन आपको यहाँ पर स्टीम से टरबाइन को देके, देन टरबाइन जब घूमेगी उसके साफ्ट से कपल होकर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर बनेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम देन आगे भी भेजते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये किसके ऊपर काम करेगा? न्यूक्लियर के ऊपर नहीं। अब कोल के ऊपर बिल्कुल सही, कोल या थर्मल एक ही बात है। सोलर के ऊपर नहीं, हाइड्रो के ऊपर नहीं। ठीक है, हाइड्रो के ऊपर हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो होता है। ठीक है, जैसे आपका NHPC है वो, यह है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी NTPC का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली पर है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दिल्ली। हेडक्वार्टर है हमारा इसका दिल्ली पर है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिया है आपका द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाई, जो आपके यहाँ पर बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज, ये पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है और आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज तो 15 अगस्त है तो आप सोच भी रहे होंगे कि इतने आपके धार्मिक नाम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो हमारे आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये लिखी है हमारी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले आपके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आपकी ये बुक लिखी है। और ये कब लिखी? जब वो आपका जेल में थे। ठीक है, जो अभी आपका 1942 से आपका 1946 के बीच में आप जब इनको जेल में कैद किया था। ठीक है, आपका अहमदनगर फोर्ट के जो किला है, मतलब अहमदनगर किले में जब इनको आपको कैद किया था तब इन्होंने वहाँ पर उस ड्यूरेशन पर भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये आपकी पोयम लिखी। ठीक है, मतलब ये इन्होंने आपकी बुक लिखी। बाकी आपको महात्मा गांधी की जो बुक पता है, उनकी बुक है आपका एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ प्रयोग। कैसे लिख? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखता हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सत्य। ठीक है, इंग्लिश भी आती है तो आपको बताना चाहिए ट्रूथ मतलब क्या होता है? सत्य। देखिए एक आता है राजेंद्र प्रसाद जी की, ये आपके पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने कौन सी लिखी? इन्होंने लिखा आपके इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो आपकी बुक है ये यहाँ पर इनकी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका विंग्स ऑफ फायर। देखिए बहुत आपकी फेमस किताब है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे जो बाद में जाके आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। देखिए ये कौन है? हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, हमारे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया,
अ टीचर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। और उन्होंने किसके साथ आपकी ये लिखी है, ठीक है। दिया आपका विंग्स ऑफ फायर एक ऐसे वैज्ञानिक की आत्मकथा है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। एक ऐसे वैज्ञानिक कथा है जो भारत के राष्ट्रपति बने, किसके साथ इन्होंने सह लेखन करी। तो देखिए उन्होंने वो थे APJ अब्दुल कलाम, और उन्होंने अरुण तिवारी के साथ मिलकर ये अपनी जो बुक है ये इन्होंने यहाँ पर पब्लिश करी, ठीक है। ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट भी थे, 11th प्रेसिडेंट, 11वें हमारे प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल था आपका 2002 से लेकर 2007 तक का, ठीक है। ये हमारे उस टाइम पे हमारे यहाँ के आपके देश के हमारे राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लिखा है द यूनियन बजट जो 2026-27 आया था, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला दीदी ऑन 1 फरवरी 2026 वाज डिस्क्राइब्ड बाय हर एज आ, मतलब उन्होंने किस नाम से आपको इस बजट को पेश करा। वह दिया है कि नारी शक्ति ड्रिवन बजट, आपका युवा शक्ति ड्रिवन बजट, आपका गरीब कल्याण बजट, ये तो कभी नहीं हो सकता अगर ये दे रही है तो। डिजिटल इंडिया बजट, तो देखिए इसका सही आंसर था आंसर नंबर बी, युवा शक्ति बजट। जो इन्होंने आपका ये पेश करा था बजट, उसका नाम था आपका युवा शक्ति बजट। और ये आपकी पहली ऐसी बन गई जिन्होंने 9 बजट एक साथ दे दिए, 9 बजट, ठीक है। मतलब इतने साल से ये आपकी ये फाइनेंस मिनिस्टर ही है, तो 9 बजट देने वाली आपकी ये पहली आपकी फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गई है, ठीक है। लॉन्ग रीन वाली आपकी फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पर बन गई है। जो इसका स्लोगन था वो था आपका युवा शक्ति ड्रिवन बजट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है एज पर द यूनियन बजट 2026-27 टोटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेट रेसिट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली, मतलब केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार भारत में कुल व्यय और गैर ऋण प्राप्ति लगभग किस राशि पर अनुमानित है। ऐसा क्वेश्चन है तो तुक्का लगाओ। इसका आंसर है वैसे आंसर नंबर ए, 53.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है, और आपका 36.5 लाख करोड़ का यहाँ पर नॉन डेप्ट रेसिट है, ठीक है। मतलब करीबन करीबन 28 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दिया आपका पीएम गति शक्ति अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी वाज लॉन्च इन विच ईयर, ठीक है। जो बहुमंडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति किस वर्ष आपका शुरू किया गया। तो ये हमारा शुरू किया था 2021 पे, आंसर नंबर बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इससे याद ही कर सकते हैं, और वैसे आते नहीं, 1 या 2 आ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको अगर कभी आपने अगर अभी देख लिया तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी बात, ठीक है। 2021 में शुरू किया गया। अगला है आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, आपका प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ हाउ मच पर फैमिली पर ईयर, ठीक है। मतलब कितने का यहाँ पर आपका फैमिली कवरेज है। तो 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है या 50,000 है। तो आंसर है आपका बी, 5 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख तक का आपका फैमिली कवरेज है। बाकी जो लॉन्च किया गया था PMJKY, ये इन्होंने लॉन्च किया था आपका 2018 पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कीम आपकी 2018 पर इन्होंने लॉन्च की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कंप्यूटर के ऊपर, दिया है आपका CPU एंड CPU द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग आपका इंस्ट्रक्शन स्टैंड फॉर CPU का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे CPU को हम बोलते हैं आपका CPU को क्या हम बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे CPU के अंदर ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट प्लस हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, और साथ साथ हमारी मेमोरी भी होती है थोड़ी। वैसे लोग लिखते नहीं, लेकिन मुझे बचपन में याद है ऐसे हम लिखते थे ALU, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और हमारी मेमोरी। यहाँ पर 3 चीज़ों से मिलकर हमारा
यहाँ पर CPU बना हुआ होता है। ठीक है, जो हमारी मेमोरी होती है उसके बारे में पता होगा आपको, रैम और रोम। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपको वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये वॉलेटाइल होती है और ये नॉन वॉलेटाइल होती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछता है। इसके बारे में आपको बताना चाहिए, रैम हमारी आपकी वॉलेटाइल है। ठीक है, मतलब एक बार अगर पावर ऑफ होगी तो अगर आपने सेव नहीं कर रखा है तो सब उड़ गया। ठीक है, आपका रीड ओनली मेमोरी क्या है, आपने खाली रीड के लिए आप उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। दिया है आपका URL, यूज फॉर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट स्टैंड फॉर, मतलब URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लैंग्वेज, या फोर्थ है आपका यूनिफॉर्म रेफरेंस आपका लोकेटर। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये आपका URL है। जैसे आप देखते हैं ना HTTP www.xyz.com, कुछ भी अगर इस टाइप का है तो यहाँ पर आपका जो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं HTTP या HTTPS, इसको आपको यहाँ पर आपका ये प्रोवाइड कराता है, मतलब एक पर्टिकुलर URL देता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म तो ये होता है। बाकी आपको HTTP का भी पता होना चाहिए। HTTP इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, कभी कभी HTTPS भी लिख के आता है, वो S का मतलब क्या है, बाकी सब सेम है। S का मतलब है सिक्योर। ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। S का मतलब सिक्योर है। IP का मतलब आपको पता है, IP का मतलब होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, बाकी आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, वो होता है आपका ISP। ठीक है, IP और ISP। ISP क्या होता है, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका ISP। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन तीनों का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने 49 वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। दिया आपका द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको आप SDGs बोलते हो, वो कंप्राइज हाउ मेनी टोटल गोल्स आर टू बी अचीव बाय व्हाट टारगेट ईयर, मतलब इसमें कितने गोल हैं और कब तक पूरा करने की बात करी गई है। तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें हमारे 17 गोल हैं और यहाँ पर 2030 तक का यहाँ पर उसको पूरा करने की बात की गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपका कहता है कि हमारी क्लीन और आपके यहाँ पर ईजी आपके एनर्जी मिले। ठीक है, सबको। और यहाँ पर इसने यहाँ पर 17 गोल रखे हैं, वो 2030 तक का हमारे पूरे होने चाहिए, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, आप इसका मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी अगर इस टाइप के सेशन चाहिए, मतलब GS के बारे में या किसी भी और के बारे में, तो आप नॉन टेक के लिए या टेक के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं पक्का आपके एग्ज़ाम से पहले लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी टेलीग्राम में PDF में मिल जाएगी, तो आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू।